काउंसिल से कहें कि फौरन इस पे अमल करें, अदरवाइज हम सारे मिलके उसमें से रिजाइन करें। इसके साथ साथ टर्की ने प्रपोजल दी, बिकॉज इन टेक्नोलॉजी दे आर सुपीरियर और वी आर हेविली रिलाइंग ऑन देयर टेक्नोलॉजी, तो हमें टेक्नोलॉजी के अंदर शिफ्ट लानी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो ट्रेड हमारा ताल्लुक है उसको ख़त्म करना चाहिए, जो इकोनॉमिक जो सैंक्शन है वो आयद करने चाहिए। इसी तरीके से मलेशिया की तरफ से प्रपोजल थी, इजिप्ट ने नेटो टाइप बात की, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी कमीशन की बात की, ईरान ने वार सिचुएशन रूम की बात की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या निकला कि इसराइल बहुत हद तक आगे जा रहा है और इसराइल को ये नहीं करना चाहिए। भाई इसराइल ने जो करना है वो तो करेगा, और इसराइल जिस तरह के बयानात अभी भी दे रहा है, समिट के दौरान जो उसने बयानात दिए वो भी बड़े तेज और तुंद किस्म के बयानात दिए, लेकिन हमारी तरफ से जो वो बता रहा है कि देयर वुड बी नो चेंज इन जियो पॉलिटिक्स एंड देयर वुड बी नो रीअलाइनमेंट। तो इनिशियली पाकिस्तान गेव 3 सजेशंस टू कतर। नंबर वन, दैट कतर मस्ट रिटेलिएट, क्योंकि रियल पॉलिटिक में इफ यू आर नॉट गिविंग रिस्पॉन्स एट वंस, इसका मतलब यह है कि यू आर गिविंग अप योर सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। नंबर टू, कि यू हैव टू हैव अ बैलेंस रिलेशनशिप रादर पुटिंग ऑल एग्स इनटू द बास्केट ऑफ द वेस्ट। आपने सारी इन्वेस्टमेंट वहां की हुई है, बच्चे वहां पे हैं, आपकी जो मेन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जितना भी कमर्शियल एरिया, अगर आप टाइम स्क्वायर पे चले जाएं और आप पेरिस चले जाएं, लंदन चले जाएं, तो हैविली इन्वेस्टमेंट है इनकी वहां पे। तो उस वजह से वो इसमें से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो सारे अंडे डाले में वेस्ट के बास्केट के अंदर, तो रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस नजर नहीं आता। और पाकिस्तान को उसके मुकाबले में देखें तो वी हैव टू हैव अ बैलेंस रिलेशनशिप विद ऑल मेजर पावर्स इन द वर्ल्ड, इधर चाइना है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, उसमें हम तनकीद जरूर करते हैं, बट सिंस 1970s 65 और 71 की वॉर के बाद वी डिसाइडेड दैट कि हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके जानी है, और उसका आगाज बायलैटरलिज्म से हुआ। और यू नो कि इवन रशिया के साथ जो आपकी डिफेंस परचेजिंग या डील या ट्रेड है, वो पिछले साल $1 बिलियन की रही है, और इस साल बताया जा रहा है कि $1.8 बिलियन पे जा रही है। लेकिन उसकी जगह पे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली कतर, इनके पास जितना वेपनरी सिस्टम है 56-60% अमेरिका का एंड 40% वेस्टर्न कंट्रीज का है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो इस्तेमाल ही नहीं करने देते इसराइल के खिलाफ। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान ने उन्हें सजेशन दी कि यू हैव टू हैव अ बैलेंस पॉलिसी, और थर्ड ये कि अपना इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम को डेवलप करें, जिसमें हम आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं। 3 सजेशंस दी, उसके लिए भी वो तैयार नहीं है, और वो बता रहे हैं कि उनका एक विजन है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट यू हैव अ विजन, एंड ओआईसी समिट में कि एवरीबॉडी वुड सपोर्ट कतरीज विजन ऑफ सिक्योरिटी, विजन तो होता है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। अभी आपने क्या करना है? 10-20 साल तो बहुत दूर है, एंड इट इज अ मैटर ऑफ डेज एंड मे बी मैटर ऑफ वीक्स, कि जब इसराइल दोबारा किसी न किसी के ऊपर हमलावर होगा। इसी वजह से कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है टर्की को कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है। जो इजिप्शियंस हैं दे आर वेरी अलर्ट। तो कहने का मकसद ये कि मुझे कोई चेंज नजर नहीं आ रही रीअलाइनमेंट में, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि नंबर वन, कि जो ट्रंप ने कहा था कि अगर हम इनसे सपोर्ट निकालें तो ये हफ्ता भी रिजीम्स सरवाइव नहीं कर सकती। नंबर टू, दे हैव हैवी इन्वेस्टमेंट ओवर देयर। और नंबर थ्री ये कि उनकी प्रॉपर्टीज भी वहीं पे हैं, और उसके साथ साथ उनके बच्चे भी वहीं सेटल हैं। तो आई डू नॉट सी एनी shift in the alliances, or this is very unfortunate, I think. Sir, please. Ji. Sir, our second question, actually this question has been asked multiple times by our participant कि जैसे सर आपने कहा कि we have to give response, तो पार्टिसिपेंट्स वांट्स टू नो कि जो कतर है उसने इसराइल की जो नैरेटिव है उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स किया है, जो मीटिंग हुई है उसके हवाले से। नथिंग फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा वीक नैरेटिव रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप जितने भी एनालिस्ट देखें वो सारे बहुत ज्यादा इस मामले के ऊपर दुखी भी हैं, और बड़ा बड़ा वीक रिस्पॉन्स आया है। बल्कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है दे बिलीव कि नथिंग इज ट्रूथ, और कोई झूठ नहीं है, कोई सच नहीं है, ओनली देयर इज अ नैरेटिव
और जिसका नैरेटिव डोमिनेट करता है वो ही सच मालूम होता है। तो इस नैरेटिव की वॉर के अंदर इफ यू सी द वेस्टर्न मीडिया, जिसे बदकिस्मती से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्पेशली दोज प्रोफेसर्स एंड ग्रेजुएट्स हु हैव PhDs फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड को समझते हैं, जो कि हेडले बुल का पर्सपेक्टिव है, जो उन्होंने किताब लिखी एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। वो समझते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सोसाइटी ही एक्चुअली इंटरनेशनल सोसाइटी है, और मीडिया भी उन्हीं मीडिया को फॉलो करते हैं। आपकी आवाज़ पेरिस में नहीं है, लंदन में नहीं है, फ्रैंकफर्ट में नहीं है, न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन के अंदर नहीं है। हालांकि कतर के पास अल जजीरा है और कतर कैन मेक वेरी इफेक्टिव नैरेटिव, लेकिन नैरेटिव के साथ आपका एक्शन भी चाहिए होता है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ धमकियां दें और एक्शन नजर ना आए तो वो नैरेटिव जो है वो मार खा जाता है, उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। जब भी पाकिस्तान ने नैरेटिव दिया है कि अगर आपने मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो हम पत्थर का ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो फिर हमने दिया है, चाहे वो 2019 का मामला हो या अभी मई 2025 का मामला हो। तो आपकी जो अल्फाज हैं, आपका जो बयानिया है, उसको सपोर्ट करता है आपका एक्शन। वो नजर नहीं आ रहा तो आपका बयानिया क्यों कर चलेगा। मैं समझता हूं कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इक्वली लोग बड़े मायूस हैं। इनफैक्ट आज मुझे गजा के कुछ दोस्तों ने बताया और इधर भाग रहे थे कि समिट का क्या नतीजा और क्या कंक्लूजन आता है। बड़े बेताब थे, बड़े पुरुमीद थे कि कोई मुस्लिम दुनिया के 56 ममालिक, 2.5 बिलियन पीपल, उनकी रिप्रेजेंटेशन कोई जवाब दे कि इसराइल को, 9 मिलियन यहूदियों को। लेकिन उनको बहुत ज्यादा मायूसी हुई। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये कहूंगा कि मुस्लिम उम्मा पे तो आप फातिहा ही पढ़ लें जी। अ, अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा भी एक Okay. सवाल है सर, मेरा भी एक सवाल है मैम, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अच्छा सर, आपने बात की कि Sure, sir. मुस्लिम उम्मा की सर फौज हो मौजूद तो है सर। सऊदी ने फौज एक बनाई थी मुस्लिम उम्मा को लीड करने के लिए। सऊदी उसको लीड कर रहा है, हमारे राहिल शरीफ उनके चीफ थे। तो वो तो सर पूरे नाकाम हो चुके हैं, वो तो फेल हो चुके हैं। वो किधर है, वो जो कॉन्सेप्ट था 35 कंट्रीज का ब्लॉक कहा जाता था कि ये नेटो की तरह का ब्लॉक है, वो तो कतर को प्रोटेक्ट नहीं देखें, कर पहले सकते। तो ओआईसी का जो वजूद था, इट्स एग्जिस्टेंस इज प्योरली डिपेंडिंग ऑन द पैलेस्टीनियन इशू। ओआईसी केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन इशू। अरब इजराइल वॉर हुई, 67 में हुई, 73 में हुई, और उसमें अरब वर्ल्ड ने अनफॉर्चुनेटली शिकस्त खाई। उस वक्त भी पाकिस्तान के पायलट्स, आपने अलवी का नाम सुना होगा, वो गए और उन्होंने किसी हद तक इजरायली एयरफोर्स को डिटर किया था उस इशू के ऊपर बनी। लेकिन ओआईसी इस वक्त जो है बड़ी मायूस कुन सिचुएशन है, स्पेशली आफ्टर इब्राहिम अकॉर्ड। और अरब वर्ल्ड में फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, सवाए लेबनीज के और इराकीज के, मुझे कोई ऐसी कौम नजर नहीं आती जो कि लड़ाई लड़ सके। बाकी अरब वर्ल्ड जो है वो इतनी अपनी अयाशियों के अंदर कमजोर हो चुकी है या उसकी आदी हो चुकी है कि वो, मेरा ख्याल है, लड़ने को तैयार नहीं है। अ, वो हर बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आइंदा ये न कीजिएगा। दूसरे लफ्जों में वो मिन्नतें और तरले करेंगे हम पे दोबारा हमला ना हो। तो मैं नहीं समझता कि कोई होगा। बाकी जो आपने ज्वाइंट फोर्स की बात की, वो ज्वाइंट फोर्स ऑफ 35 नेशंस वाज अगेंस्ट टेररिज्म। इट वाज नॉट अगेंस्ट एनी एक्टिविटी ऑफ द एनिमी कंट्री, जिससे किसी मुस्लिम दुनिया के ऊपर हमला होगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अलबत्ता जीसीसी दे हैव अ डिफेंस शील्ड एग्रीमेंट, और अनफॉर्चुनेटली वो जो डिफेंस शील्ड एग्रीमेंट था जीसीसी के ममालिक में, जिसमें सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, कुवैत भी है, कतर भी है, वो भी एक्टिवेट ना हो सका। मैं तो यही कहूंगा कि जब आपने एक्शन लेना हो तो आपके साथ अगर 3 से 4 तकड़े मुल्क खड़े हों तो वो काफ़ी होते हैं, बजाय ये कि पूरे जम्मे गफीर को आप लेके उस पर एक एग्रीमेंट लेने की कोशिश करें। कभी आपने देखा है कि अमेरिका ने पहले नेटो ममालिक से कोई मंजूरी ली हो? कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान ने कभी किसी से मंजूरी ली हो? तो मंजूरी नहीं ली जाती। ईरानियंस ने मंजूरी नहीं ली, यमनीज ने मंजूरी नहीं ली, हिजबुल्लाह ने मंजूरी नहीं ली, दे रिटेलिएटेड। और हिजबुल्लाह के बारे में तो मैं ये कहता चलूं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। 2000 के अंदर
उस 2000 से पहले सदरन लबनान 1980s में सदरन लबनान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल। 2000 में हिजबुल्लाह ने आजाद करवाया लबनान का वो हिस्सा। 2006 में शिकस्त दी इजराइल को। 2015 और 16 में सरप्राइज दिया इजरायली नेवी को। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर खड़े हो जाएं तो फिर आपको पूरी मंजूरी और सपोर्ट की जरूरत नहीं है। दो चार मुल्क खड़े हो जाएं तो बहुत कुछ कर सकते थे। मेरा ख्याल है 31 को बड़ा क्लियर मैसेज दिया पाकिस्तान ने, टर्की ने, इजिप्ट ने, कि वी आर विद यू, जस्ट रिटेलिएट। ये कतर को फैसला करना था, और अगर करता तो हम उनके साथ होते। और इसराइल का तो हमने 12 दिनों की जंग में देख लिया था मसला कि कितने पानी में। थैंक यू वेरी मच सर। सर किसी ने मैसेज किया हुआ है मुझे व्हाट्सएप पे। अगर वो सवाल पूछना चाह रहे थे कि अगर तुर्की पे अगर अटैक करता है इजराइल, तो मुस्लिम वर्ल्ड का, पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होगा? देखें, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। पाकिस्तान, याद रखें, हम बहुत तनकीद करते हैं अपने ऊपर, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम काफ़ी ममालिक से बेहतर हैं, इन टर्म्स ऑफ लिबर्टी भी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट भी, स्पेशली सिक्योरिटी फील्ड के अंदर। और जब मैं बाहर ट्रेवल करता हूं तो मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो बहुत इंटेलिजेंट है। इफ़ यू कंपेयर विद द यूथ ऑफ इंडिया एंड अदर नेशंस, आप फार मोर सुपीरियर हैं। और उसका एक साइंटिफिक रीजन है। द साइंटिफिक रीजन इज दैट वी आर द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस ब्लडिंग। हम क्रॉस ब्लड हैं। यहाँ पे आर्यंस भी हैं, सेंटिलेशियंस भी हैं, अरब्स भी हैं, तरखून भी हैं, और फिर नेटिव लोग भी थे। उनकी जो इंटर मैरिजेस हुई हैं उसके नतीजे में जो ब्रीड आई है वो बहादुर भी है, वो इंटेलिजेंट भी है। खशमत सिंह, जो जिन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा, बड़े नॉन नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने बड़ी एक अच्छी किताब भी लिखी है 2003 में, एंड टू इंडिया। पढ़ने वाली किताब है कि इंडिया का खात्मा किस तरह से होगा। उन्होंने, जब वो कैरेट कॉलेज लाहौर में एड्रेस करने आए, तो उन्होंने कहा था कि मैंने इतना हुस्न पूरे इंडिया में नहीं देखा जितना कैरेट कॉलेज लाहौर के अंदर देखा है। तो ये ब्रीड खूबसूरत भी होती है। तो पाकिस्तान कंपैरेटिवली ऑल मुस्लिम नेशन ज्यादा तकड़ा है हर लिहाज से। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये उसका कॉर्नर स्टोन है कि चाहे आपके किसी भी मुस्लिम नेशन से कितने भी इख्तलाफ हों, यू हैव टू सपोर्ट देम। और आपने देखा है, वो अफगानिस्तान का मामला हो, ईरान का मामला हो, माजी में अलजायर का मामला हो, या अभी कतर का मामला है, पाकिस्तान हमेशा सरफहरिस्त खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया है यूनाइटेड नेशन के अंदर, जनरल असेंबली में हो या सिक्योरिटी काउंसिल में, फलस्तीन का इशू हो या कोई और मुस्लिम उम्मा का इशू हो, जैसे बोस्निया हर्जेगोविना का था। लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम नेशंस ने उस तरह साथ नहीं दिया पाकिस्तान का कश्मीर इशू के ऊपर। तो टर्की के ऊपर जब बात आएगी, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी सिंस जुल्फकार अली भुट्टो साहब इज वेरी मच क्लियर रिगार्डिंग टर्की, दैट देयर इज नो इफ्स एंड बट्स इन आवर रिलेशनशिप विद मुस्लिम ब्रदर टर्की। तो मैं समझता हूं कि हम मुकम्मल तौर पे खड़े होंगे, जिस तरह से टर्की ने भरपूर साथ दिया पाकिस्तान का, जो क्राइसिस सिचुएशन रही हमारी इंडिया के खिलाफ। सर अच्छा। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, मैं मामना। सर हाईली चांसेस है कि इसराइल कतर पे, तुर्की पे भी हमला कर सकता है सर। तुर्की का क्या रिस्पॉन्स होगा सर? Turkey far more superior as far as military is concerned, because Turkey is a member of NATO। और वो बड़ा इम्तिहान होगा NATO कंट्रीज के लिए कि अगेन, because of their civilizational factor and belief system, they will they not support Turkey, or they will go against Turkey and support Israel। ये बड़ा इम्तिहान हो उसका उसके लिए। लेकिन टर्की के पास अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। टर्की इज नॉट fully depending on the Western countries, is including United States of America। They are producing their own weapon system। और यही वजह है आर यू हियर सर? मैं मामना, ओवर टू यू प्लीज। ओके, आई थिंक सर का लेफ्ट हो गया है। सो लेट्स हैंड ओवर दिस सेशन। जी जी जी, मैं आ गया हूँ।
सिर्फ मुख्तसर सा ये कि टर्की ने यही वजह है कि S-400 सिस्टम जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो रशिया से लिया अमेरिका की मुखालफत के बावजूद। और आपको पता है जो कान प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स डेवलप कर रहा है। तो टर्की इज वर्किंग ऑन इट्स ओन वेपन सिस्टम, जो कि अच्छा है, और टर्की का बड़ा सख्त और भरपूर जवाब आएगा। टर्की जो है वो कतर नहीं है, टर्की गजा नहीं है, टर्की इराक नहीं है, टर्की लेबनान नहीं है, टर्की सीरिया नहीं है। टर्की एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। और फिर आपको ये भी बताता चलूं कि जो ट्रेड लिंक है टर्की के साथ इसराइल का, वो भी बहुत ही ज्यादा डीप है। बल्कि पिछले दिनों एक फिगर आ रही थी कि 90 to 100 बिलियन डॉलर्स की दोनों ममालिक के दरमियान में ट्रेड भी है। तो टर्की बहुत सारे जावियों से इसराइल को पनिश कर सकता है। थैंक यू सर। सर शफकत, एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं भी एक्चुअली पूछना चाह रही थी। इफ यू अलाउ मी तो मैं सर से पूछ सकती हूँ? यस यस, प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। Sir, a participant asked this question. First question is the United Nations effectively paralyzed since the international community has failed to prevent Israel from committing genocide and violating the sovereignty of other states? This is very interesting question again. Yes, I agree that United Nations and the liberal world order is completely failed to protect Palestinians. And this is irony. If you go through the history of international politics, you will find that always revisionist powers, they try to derail the existing system because they want to bring their own system in which they may have superior position. But unfortunately, at this time, when we are living in the 21st century, not the revisionist powers like China, Russia, Iran, they are trying to derail the system. Rather, they are trying to protect the existing system. When SCO decided that we will make United Nations more strong, we will keep going the international regimes, we will support international law. Rather, the countries, the Western nations who developed this system after the Second World War period, they are trying to derail it. Now, question is why they are trying to derail it? The answer is because the liberal world order, the process of globalization and open market economy is paving the way for the rise of new economies in the world, which are non-Western, like China, like India, like South Africa, like Brazil. So therefore, they want to derail it. और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो लिहाजा चाहे वो यूनाइटेड नेशन है, वेदर इट इज ICJ, इंटरनेशनल रिजीम्स आ गई, इंटरनेशनल लॉ आ गया, वो सारे पैरालाइज्ड हैं। एंड व्हाई दे आर पैरालाइज्ड? बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ द डोमिनेंट थीम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, विच इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको याद होगा ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड देयर वाज अ वन कॉन्सेप्ट regarding former Soviet Union, and that concept was vini vidi veto. I came, I saw, I vetoed. आज अमेरिका भी वही कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में आता है, देखता है और वीटो कर देता है इसराइल के हक के अंदर। तो ये डीरेल करता है। इसी तरह से लीग ऑफ नेशन माजी में नाकाम हुई थी बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस। उन्होंने किरदार अदा नहीं किया, एंड दे अपीज्ड, बाय द वे दे अपीज्ड हिटलर। हिटलर ने 1938-39 में कभी वो फिनलैंड पे हमला कर रहा है, कभी पोलैंड पे हमला कर रहा है, फिर रशिया पे कर रहा है, फ्रांस की हुकूमत उसने हत्या ली, एंड एवरीबॉडी वाज सिटिंग साइलेंट। सो नाउ दे आर अपीजिंग अनदर हिटलर ऑफ 21st सेंचुरी, एंड दैट इज नेतन्याहू। और उसका नतीजा वही निकलेगा जो दूसरी जंग अजीम के नतीजे में निकला, बिकॉज वन सिस्टम क्रिपल कर जाता है, डीरेल हो जाता है, नाकारा हो जाता है, डिफंक्ट हो जाता है, तो उसके नतीजे में वॉर इरप्ट होती है, बिकॉज नए पावर्स ने उस गैप को फिल करना होता है। और यही चाह रहा है इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड, बिकॉज तासुर, मईशियत, टेक्नोलॉजी उनके हाथ से निकल गई है। लेट मी गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल। आउट ऑफ 65 टेक्नोलॉजीज, चाइना इज लीडिंग इन 58 टेक्नोलॉजीज। और फिर आपने देखा इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस के अंदर इंडिया यूज्ड
वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड वी यूज्ड चाइनीज एंड आवर ओन टेक्नोलॉजी, और हमारी टेक्नोलॉजी सुपीरियर साबित हुई। और फिर अभी अगेन जब इजराइल ने हमला किया तो दोबारा रफाइल फेल टू डिटेक्ट इजरायली अटैक ऑन कतर। तो कहने का मकसद ये कि वो खुद चाहते हैं कि ये डीरेल हो। क्यों डीरेल हो? बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम। क्यों डीरेल हो? बिकॉज ऑफ देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के नए पावर्स एमर्ज कर रहे हैं और वो इस सिस्टम को डोमिनेट कर जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। सर, इट मीन्स कि जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है वो बुरी तरह फेल हो चुका है, बिकॉज एज अ लीगल, एज एन एडवोकेट, आई कैन से दैट कि जो कहते हैं कि इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, वो ही इस चीज को इसकी वायलेशन में जा रहे हैं। तो फिर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दी अदर्स। सर, मेरा एक बिल्कुल लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है। सर, इज इट पॉसिबल कि जिस तरह से इसराइल कह रहा है, जिस तरह से उसने मीटिंग में ये बात की है कि वी विल कंटिन्यू दिस जब तक कि हम हमास के लीडर्स को टारगेट करते रहेंगे, हम टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ते रहेंगे। सो इस तरह से तो वो पाकिस्तान को भी इसमें इंक्लूड करता है। तो आप इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? पाकिस्तान के लिए करते नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट वॉर कहते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटी हो रही है वो कौन करवा रहा है? इंडियंस। ईरान के अंदर रा का नेटवर्क था दैट वाज वर्किंग फॉर द मोसाद। नाउ कतर के अंदर 8 इंडियंस दोबारा गिरफ्तार हुए हैं, देवर वर्किंग फॉर मोसाद अगेन। और माजी में भी 8-9 उनके लोग गिरफ्तार हुए जो एक्स नेवल ऑफिसर्स थे, जिनको सजाए मौत हुई, और मोदी साहब ने जाके फिर रिक्वेस्ट करके कतर के अमीर से उनको छुड़वाया। वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ साथ इंडियन मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड को भी समझना होगा कि heavily relying on India and Israel for their trade and technology is the blunder। ईरान था जिसने सरवाइव किया, और जो ईरान के फौरन बाद ये मैंने बात कही थी, ये ईरान था बिकॉज ऑफ 900 मिलियन 90 मिलियन पीपल के जिन्होंने सरवाइव कर लिया, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी थी, एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री भी है, लेकिन अरब वर्ल्ड सरवाइव नहीं कर पाएगी। और हम देख रहे हैं जो कुछ कतर के अंदर हुआ है, और ये अमारातीज और फिर सऊदी और इधर उधर ये जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा क्लियर कर, ये बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और हम उन्हें ये अगेन एंड अगेन बावर करवा रहे थे, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर, और उन जगहों के ऊपर जो पाकिस्तान की आर्टिलरी शेल के रेंज के अंदर है। और फिर कश्मीर जो तनाजे वाला मुल्क है, वहां पे इन्वेस्टमेंट टूरिज्म के हवाले से होने जा रही थी। तो फिर आपने देख लिया कि वहां पे क्या हो रहा है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जागने की जरूरत है। और मैं आपको एक फ्रैंकली स्पीकिंग एक बात आपको बताता चलूं, एंड दैट इज द प्रिंसिपल व्हिच इज गिवन बाय कुरान, कि in the peace time prepare for war, make effective and lethal weapons, and have a fast mobilization of communication and fast mobilization of troops। तेज तरीन घोड़े रखें। आज हवाई घोड़ों का जमाना है, आपके पास तकड़े जेट फाइटर्स होंगे, आपकी फास्ट मोबिलिटी होगी, आप अगले को गिरा देंगे। आपके पास तकड़े हथियार होंगे, कोई जुर्रत नहीं करेगा आपकी तरफ देखने के लिए। तो लिहाजा ये कुरानिक प्रिंसिपल है। और अगर आप आसरा लगा के बैठेंगे फलाना आके मुझे प्रोटेक्ट करेगा, कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, और हमेशा दुनिया फातेह के साथ खड़ी होती है। आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान की वाहवाह हो रही है। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर OIC समिट में खिताब करने लगे तो अल जजीरा कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जिसके पास, वाहिद कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो आपकी तारीफें क्यों हो रही थी? बिकॉज आपने इंडिया की फेंटी लगा दी थी। अदरवाइज तो आपको कोई पूछता भी नहीं, और इससे पहले आपको बाय द वे पूछ भी नहीं रहे थे। तो कहने का मकसद मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब तक आप अपने कदमों पे खुद नहीं खड़े होंगे, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए खुद तैयार नहीं होंगे, कोई भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। और अरब वर्ल्ड की आंखें खुलनी चाहिए अभी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट सी कि वो अपनी आंखों को खोलेंगे। मैं नहीं देख रहा एटलीस्ट GCC के ममालिक में। हाँ, इराक लड़ेगा, लबनान में हिजबुल्लाह लड़ेगा, हशद शेबी लड़ेगी, अंसारुल्लाह लड़ेगा, इजिप्शियंस उठ खड़े होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी सीरियस डेवलपमेंट हो सकती है।
अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान हो सकता है बिकॉज जो प्रो अमेरिकन रिजीम्स है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वो अपनी हुकूमतों से हाथ धो सकती हैं अगर अवाम उठ खड़ी हो। और अवाम कब तक बर्दाश्त करेगी जो कुछ वो गजा में देख रहे हैं? अब तक 2.5 लाख लोग मर चुके हैं, कुछ फेमाइन से, कुछ बीमारियों में, कुछ बम्बार्टमेंट से। कब तक देखेंगे? और ये कब तक बारी लगेगी एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी? तो आखिरकार लोग खड़े होंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? आपसे हुकूमतें भी चली जाएंगी, आपका तासुर भी कंप्रोमाइज हो गया, आपका इंटरनेशनल सिस्टम भी डीरेल हो गया, और आपकी इकोनॉमी को जो सहारा देने वाले जो ममालिक हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी बंद हो जाएगी। फिर आपका क्या बनेगा? आपके अगर हम नवा ही नहीं होंगे तो आपके साथ कवाली कौन गाएगा? बाकी दुनिया तो वैसे ही आपसे मुंह मोड़ रही है। आपके अपने बैकयार्ड में, जिसके लिए आपने मॉन्ड्रो डॉक्ट्राइन दिया 1823 के अंदर, कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, दिस इज अमेरिकन बैकयार्ड। वो बैकयार्ड में अर्जेंटीना है या ब्राजील है या वेनेजुएला है या क्यूबा है, वो तो आपके खिलाफ जा रहे हैं। वहां पे तो चाइनीज, रशियंस और ईरानियंस आ गए। चाइनीज ने हवावे के जरिए उनको सर्विलेंस सिस्टम दिया हुआ है, रशियंस ने एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स दिए में, ईरानियंस उनको ड्रोन दे रहे हैं। तो आपके हमनवा तो मिडल ईस्टर्न जीसीसी ममालिक हैं, जो सस्ते दामों आपको तेल भी देते हैं, उनका तेल आप चोरी भी करते हैं। इराक में क्या हो रहा है? सीरिया में तेल कौन चोरी कर रहा है? ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी कि एक वक्त आएगा जब इंडिया को हम तेल बेचेंगे पाकिस्तान के साथ मिलकर, तो कौन सा तेल और कहां से तेल आएगा? पाकिस्तान में तो अब तक तेल दरियाफत नहीं हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है, और यही अमेरिकन थिंकर्स इस वक्त कह रहे हैं कि टाइम हैज कम कि जहां पे यू हैव टू गिव अप इजराइल, एनफ इज एनफ। अगर अमेरिका फर्स्ट को लेना है तो फिर इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। और मैं आपको एक मजे की और बात बताऊं, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ग्रेटर इजराइल, इट डज नॉट मीन ओनली इजरायली इजराइल डिजाइन ऑफ कैप्चरिंग मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, जिसके बारे में उनका हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहता है कि हम जिस वक्त चाहें आधी रात को जॉर्डेनियन किंग को उठाएं और उनको कहें कि हमारा ये काम करो, वो करने पर मजबूर है। सीरिया में भी हमारी हुकूमत कायम हो गई और अनकरीब इराक में भी। लेकिन इस ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है उसमें मिडल ईस्ट नहीं है, उसके अंदर इवन यूरेशिया है। ग्रीस के अंदर क्या हो रहा है आपको पता है? यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के ईस्टर्न जो पार्ट है ऑफ द कंट्री, उसके अंदर बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर यहूदियों को आबाद किया जा रहा है, उनकी सेटलमेंट हो रही है। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 से पहले बड़ी तादाद में वहां पे ज्यूज मौजूद थे। तो ग्रेटर इसराइल सिर्फ कन्फाइन नहीं है मिडिल ईस्ट तक, ये इवन यूरोप तक जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपने माजी में हिटलर को अपीज किया, नतीजा देख लिया। आज आप करते रहे मोदी को और नेतन्याहू को अपीज, तमाशा देखते जाएं क्या होता है। Thank you, sir, for having with us and sharing such an amazing insights. Hopefully, के participants ने बहुत कुछ सीखा होगा. For the concluding remarks, we'll hand over this webinar to Sir Shafqat Rasool, President of IRIS. Over to you, sir. Sir, thank you very much for your insightful lecture. We learn a lot. So, sir, इट्स डिक्लाइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जिस तरीके का इसराइल एग्रेशन दिखा रहा है उनके इलाके के खिलाफ, तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उनका जो ट्रस्ट है यूएस पे था, यूएस सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू मिडिल ईस्ट, तो वो ट्रस्ट लूज कर रहा है। तो उससे साबित होता है कि यूएस डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ये जो मिडिल ईस्ट में वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो वो डिपेंड करता है रशिया एंड चाइना पे, वो वैक्यूम कैसे उनको ना फिल करते हैं। बट ये जो कल कतर में जो समिट हुई है, उसका जो इतना इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि एक ऐसा डिक्लेरेशन लेके आए कि इसराइल को पता चल जाए मुस्लिम वर्ल्ड की $6 बिलियन जो है ना, जो ये सबकी जीडीपी है, इतनी इकोनॉमी है सबकी, अगर एक्टिवली उनको जो है ना अच्छे तरीके से अगर उनको प्रेशराइज कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेट उन्होंने नहीं किए। तो सर, इसराइल के जो एम्बिशन हैं वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आज नहीं तो कल तुर्की के तरफ भी आएगा, ये इजिप्ट के तरफ भी आएगा, सऊदी की तरफ भी आएगा। ये मुस्लिम वर्ल्ड को समझना चाहिए, जो भी एम्बिशन है इसराइल के, ये टाइम है
आज समझ लें, कल उनके भी तरफ जो है ना ये आग आएगी। तो सर थैंक यू वेरी मच। ये आपका जो लेक्चर है हमारे लिए बहुत जो मीनिंगफुल हुआ। सर आपको और पार्टिसिपेंट का स्पेशली शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अटेंड किया। तो इस तरह के हम एक्टिविटीज करवाते रहेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका फाइनली अगर कोई रिमार्क्स है मेरी स्टूडेंट के तरफ से बारे में, भी आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मेरी मच। मेरी तरफ से भी आप सबका बहुत शुक्रिया। और जब भी आपको इंसाइट की या किसी भी हेल्प की जरूरत हो रिसर्च के हवाले से, यू आर ऑलवेज वेलकम। मेरे हमेशा दरवाजे आपके लिए खुले। So it's very honor for us. Thank you very much, sir, for your time. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Take care.